देखो रिकॉर्डिंग चालू होगा, चालू होगा, तुम देख लो चालू है कि ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, यूट्यूब पर भेजना है। इसमें देखा जाएगा ये उस पे एक बार टच करो ना, तीन यहाँ पे 3 डॉट आया है, 3 डॉट में देखो। चलो देखेंगे, कल हम लोग पढ़े थे बैलेंस करना, इसमें छांटना। कोई ऐसा जो न आया हो बोलेंगे 2NaIO3 5NaHSO4 gives then 3NaHSO4 Na2SO4 Na2SO4 5 I2 प्लस H2O। अब देखो इसको, इसमें आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छांटना है। पिछले वीडियो का होमवर्क दिया गया था ये, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइनल करें। देखो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्रत्येक यौगिक में +1 क्षार धातु है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। तो देखो I का निकालना है, तो माना I की ऑक्सीकरण संख्या X 3 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण -2 और प्लस सोडियम का +1, तो X बराबर 6 में से गया +5, तो I की ऑक्सीकरण संख्या +5, ठीक है। अब यहाँ देखो सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, 8 में से 2 गया तो 6, तो इस सल्फर का +6। अब देखो सबका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो हाइड्रोजन का +6 निकाल लेंगे, माना हाई सल्फर का X, इस तो निकाल लेंगे। अब प्लस यहाँ देखो सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का +6, ठीक है। आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या स्वतंत्र अणु है तो 0, और हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। देखो तो इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर जब ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ देखो आयोडीन +5 से आयोडीन 0, +5 से 0, धन के मान में क्या हो रही है, कमी। तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया, तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। तो ऑक्सीकारक पदार्थ। अब यहाँ देखो सल्फर का +6 है और 2 केस हो सकता है, इस सल्फर को भी ले सकते हैं, इस सल्फर को भी ले सकते हैं, दोनों +6 है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को ले लें, तो +6 से +6 कोई परिवर्तन नहीं। अरे हम बना रहे हैं, तो देखो +6 सल्फर का सल्फर, इसको बोला गया था
यहां पर NaHSO3 रहेगा, NaHSO3 यहां पर रहेगा। यही गलती है, सुधार कर लेंगे। NaHSO3 कल के होमवर्क में। तो देखो यहां पर माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या X, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, हाइड्रोजन का +1 और सोडियम का +1 और कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो X बराबर 3 दूनी 6 -6 इधर जाएगा तो +6 और +2 इधर जाएगा तो -2। तो X बराबर 6 में 2 गया +4। तो इस सल्फर का +4, तो +4 से +6 ध्रुव के मान में क्या हो रही है? वृद्धि। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? अपचायक पदार्थ हो जाएगा। तो यह आपका अपचायक पदार्थ हो जाएगा। तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? अतः ऑक्सीकारक पदार्थ बराबर, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? सोडियम बाइसल्फाइड। और अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ कौन है? ऑक्सीकारक पदार्थ है सोडियम आयोडेट NaIO3। और अपचायक पदार्थ कौन है? तो सोडियम बाइसल्फाइड। कंफर्म? ठीक है। देखो, जिसमें अपचयन अभिक्रिया होती है तो अभिकारक पदार्थ ऑक्सीकारक होता है, और जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो वह अभिकारक पदार्थ क्या होगा? अपचायक पदार्थ होगा। और कुछ पूछना है? यहां देखो, PbS +4 H2O2 gives them PbSO4 +4H2O। देखो, सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2। अरे 2 8 6 अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो 2 ग्रहण करेगा तो 2 माइनस। तो Pb के ऊपर किसी यौगिक में जितना माइनस होता है उतना प्लस होता है। आइए देखो, ये हाइड्रोजन पराक्साइड है। अब पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। H2O2 पराक्साइड है। अब पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, तो हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। और यहां पर ऑक्सीजन का -2, लेड का +2, तो 8 में से 2 गया 6, सल्फर का +6, हाइड्रोजन का +1 होता है और ये साधारण ऑक्सीजन है तो -2। तो यहां देखो, O पर 1 माइनस से O पर 2 माइनस, -1 से -2, ऋण के मान में वृद्धि। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया, तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। और यहां देखो, सल्फर के ऊपर -2 है और यहां सल्फर के ऊपर +6, तो -2 से +6 माइनस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जहां माइनस के मान में कमी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? तो अपचायक पदार्थ होगा।
तो अपचायक पदार्थ होगा। इसका मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है बाबू? ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन पराक्साइड। और अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ कौन है? TbS, लेड सल्फाइड। एक और देखेंगे, BaCl2 Na2SO4। हाँ, क्रिया ने गिब्सन बोला जाता है। हाँ, गिब्सन। BaSO4 प्लस 2NaCl, यह है। इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को क्या करना है? छांटना है। देखो कैसे छांट सकते हैं। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, तो बेरियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? +2। अरे 2 माइनस तो -2 तो +2। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, और सल्फर का निकालेंगे, माना सल्फर का X +4 -2 +2, और सोडियम का +1, और कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो सॉल्व करेंगे तो X बराबर +6। कई बार निकाल चुके हो। अब यहां देखो, बेरियम का +2, ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का +6। ठीक है। यहां देखो, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1। अब यहां देखो बाबू, यहां देखो, बेरियम का +2, इधर बेरियम का +2, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2। यानी इसमें इस तरह का समीकरण आता है एग्जाम में, तो इस तरह कह देगा इसमें ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ छाटी है, तो कहेंगे उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः यह रेडॉक्स अपक्रिया नहीं है। क्योंकि जो रेडॉक्स अपक्रिया होता है उसी में ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ होता है, तो यह रेडॉक्स अपक्रिया है ही नहीं है, तो क्या इसमें ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिख करके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या दर्शा लेंगे और नीचे एक लाइन लिखेंगे, उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः यह रेडॉक्स अपक्रिया नहीं है। जब रेडॉक्स होगा नहीं तो कोई ऑक्सीकारक, कोई अपचायक नहीं हो सकता है। कंफर्म? ठीक है। हाँ तो ठीक है, उसको भी सेम भाषा यही लिखेंगे। हाँ, अब सुनेंगे इस तरह का क्या बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? हाँ ठीक है। यहां देखो, जैसे एक प्रैक्टिकल लैब में एक समीकरण बताया गया है, क्लास M1 में, तो उसमें क्या बताया गया समीकरण? मोहर लवण में FeSO4 जो है, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO
4। जब फेरस सल्फेट से अम्लीय माध्यम में H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट जो है यह फेरिक सल्फेट या Fe2SO4 का होल थ्रायसम बन जाएगा। ठीक है। और ये मैग्नस पोटेशियम पर मैग्नेट जो है मैग्नस सल्फेट MnSO4 में अपचयित हो जाएगा। ठीक है। और साथ में आपका K2SO4 बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेशियम 2 ठो है, अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 10 से करने 10। अब ऑक्सीजन 4 दूनी 8 है तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन 8 दूनी 16 है तो इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। और सल्फेट देखो 10 से करने 10, 8 से करने 8, 10 और 8 18। यहाँ पे देखो 5 3 15, 2 17, 1 18, सब बैलेंस है। यह भी रिएक्शन दे देगा और कह देगा कि इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ छाटिए। तो पहला रूल्स होता है कि सबका ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2 और मैग्नीज का +7। ठीक है। ऑक्सीजन का -2, Fe का +2 और सल्फर का +6। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और सल्फर का +6। ठीक है। अब यहां देखो Fe का आपका +3 फेरिक है, फेरिक है और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस, सल्फेट -2 +2 और सल्फर के ऊपर +6। पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 तो सल्फर का निकालेंगे तो +6। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके उसके ऊपर भर दिया गया। अब यहां पे देखो मैग्नीज ये +7 है और इधर मैग्नीज में +2 है, तो +7 से +2 धन के मान में कमी। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया, तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ? ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। और यहां देखो फेरिक Fe के ऊपर 2 प्लस और इधर Fe के ऊपर, तो +2 से +3 धन के मान में वृद्धि। तो धन के मान में वृद्धि होती है तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? अपचायक पदार्थ होगा। तो यह आपका अपचायक पदार्थ होगा। अतः नीचे क्या लिखेंगे? अतः ऑक्सीकारक पदार्थ बराबर, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा? KMnO4। और अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ कौन होगा? तो FeSO4 हो जाएगा। एक और देखेंगे, P4 प्लस
3NaOH plus 3H2O, 3NaOH plus 3H2O gives then PH3 plus NaH2PO2, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये P4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? हाँ 0। P4 की ऑक्सीकरण संख्या स्वतंत्र अणु है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। अब इस ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, इस हाइड्रोजन का +1 तो फास्फोरस का निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। X +3 इधर जाएगा तो -3। ठीक है, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो P का निकालना है। माना P का X +2, ऑक्सीजन का -2 +2, हाइड्रोजन का +1 और धन सोडियम का +1, कुल ऑक्सीकरण संख्या 0। तो 2 दूनी 4, -4 इधर जाएगा तो +4, +2 इधर जाएगा तो -2, +1 इधर जाएगा तो -1, तो +4 में से -3 गया, +1 कितना हो जाएगा? +1। अब यहां देखो बाबू, +1 हो जाएगा तो यहां देखो फास्फोरस का फास्फोरस से, यहां देखो 0 से -3, ऋण के मान में कमी, वृद्धि, ऋण के मान में वृद्धि, कौन सी अपक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो यह पदार्थ कौन सा पदार्थ होगा? ऑक्सीकारक। अब यहां देखो सोडियम का +1, इधर सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2। लेकिन देखो यहां पर एक और फास्फोरस है, तो इसी P से इस P में ले लें। देखो इस P से इस P में, एक ही पदार्थ से ऑक्सीकरण और एक ही पदार्थ से अपचयन, कल ये पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो ये कौन सी अपक्रिया? देखो 0 से कितना हो रहा है? +1, धन के मान में वृद्धि, तो कौन सी अपक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यह पदार्थ अपचायक पदार्थ, तो अपचायक पदार्थ हो गया। ठीक है, तो इस जब एक ही पदार्थ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को प्रदर्शित करता है तो इस अपक्रिया को असमानुपातन अपक्रिया पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो देखो अतः ऑक्सीकारक पदार्थ बराबर, कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? P4, और अपचायक पदार्थ बराबर, कौन अपचायक पदार्थ है? तो P4 ही है। यानी P4 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों पदार्थों की भांति कार्य करता है। जितने लोग लेक्चर देख रहे हो सब कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दो धीरे से, और बेल आइकन की बटन को दबा दे कि आने वाला नया वीडियो तुरंत आपको अपलोड मिल जाए। घर पे जितना मोबाइल है सबसे सब्सक्राइब कर रहे हैं।
हाँ देखेंगे। अब हम जैसे इसी तरह का बहुत क्वेश्चन है। आक्सीकारक अपचायक पदार्थ छांटना। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप उस दिक्कत को यानी काल द्वारा पूछ करके दूर कर सकते हो कि ये नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशंस क्या होगा। तो उस सॉल्यूशंस का यानी जो भी क्वेश्चन है उसका निदान निश्चित ही किया जाएगा। ठीक है। अब हम नया हेडिंग बता रहे हैं। जैसे यानी पिछले लेक्चर में बताया गया था आणविक अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें केवल अणु भाग लेते हैं तो उसे आणविक अपक्रिया। और आयनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें आयन भाग लेते हैं उसे हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना और आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में किस प्रकार बदलते हैं उसी को हम लोग पढ़े। तो अगला नया हेडिंग रहेगा आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। ठीक है। दिखाई तो दे रहा है। इसमें लिखेंगे आणविक समीकरण को निम्न पदों के द्वारा आयनिक समीकरण में बदलते हैं। पहला नियम है आणविक समीकरण में उपस्थित पहला आणविक समीकरण में उपस्थित उस पदार्थों को आयनिक रूप में लिखते हैं जो जल में आयनित हो जाते हैं। जल में आयनित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखो जी। जैसे मान लो फेरिक क्लोराइड या FeCl3, स्टेनस क्लोराइड SnCl2, KMnO4। तो देखो ये सब अणु है और बताएं कि अगर कोई समीकरण है उस आणविक समीकरण को आयनिक अवस्था में लिखते हैं जो जल में क्या हो जाते हैं, तुरंत ही आयनित हो जाते, घुल जाते हैं।
आयनित हो जाते हैं उसको और को आयन में चेंज कर लेते हैं। जैसे देखो ये फेरिक क्लोराइड को जल में घोले तो यह तुरंत दो भागों में टूट जाएगा, Fe पर 3+ और Cl के ऊपर 1- तुरंत घुल जाएगा, लवण है। और इसको तोड़ेंगे तो तुरंत घुल जाएगा, SN के ऊपर 2+ Cl पर 1-। इसको तोड़ेंगे तो तुरंत घुल जाएगा, K पर 1+ MnO4 पर 1-। ठीक है। तो आप देखिएगा कोई आणविक समीकरण है तो पहले देखिएगा कि केवल यह तीनों नहीं है, बहुत हो सकते हैं लवण। ठीक है। जिसको जल में घोलते हैं तो तुरंत प्लस- में टूट जाते हैं। तो जो लवण प्लस- में टूटने वाले होते हैं उस आणविक यौगिक को तुरंत पहले क्या कर लेते हैं, प्लस- के रूप में, आयन के रूप में लिख लेंगे। अर्थात समीकरण में इसको किस रूप में लिखेंगे, या Fe पर 3+ क्लोरीन 3 हुआ है ना, तो +3 Cl पर माइनस लिखेंगे इस तरह। ठीक है। इसी तरह इसको SN पर कितना लिखेंगे, 2+ तो धन 2 Cl पर -, 2 करने 2 - 2+ लिख लेंगे। तो ये चौथा नियम है, पहला नियम है। ठीक है। अब दूसरा नियम, सेकंड एग्जाम्पल लिखे है ना। दूसरा, आणविक समीकरण में उपस्थित उस पदार्थ को आणविक रूप में ही रहने देते हैं, उस पदार्थ को आणविक रूप में ही रहने देते हैं जो जल में आयनित नहीं होते हैं। जो जल में आयनित क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जो जल में आयनित नहीं होते हैं या अघुलनशील होते हैं। देखो, आणविक समीकरण में उपस्थित उस पदार्थ को अणु के रूप में ही रहने देते हैं जो जल में आयनित नहीं होते हैं या जल में घुलते नहीं है। तो जैसे जल को जल में अगर घोला जाए तो क्या प्लस- में टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो अगर समीकरण में जल जो है तो उसको तोड़ेंगे नहीं, H2O के रूप में रहने देंगे। और समस्त गैस जल में घुलनशील होते हैं लेकिन जल में आयनित नहीं होते। जैसे चीनी देखो, चीनी को पानी में डालोगे तो चीनी पानी में घुल जाएगा लेकिन प्लस- आयन नहीं टूटेगा। ग्लूकोज, ठीक है, घुल जाएगा लेकिन प्लस- नहीं देगा। यूरिया घुल जाएगा लेकिन आयन नहीं देगा। तो पहली बात देखो, कार्बनिक यौगिक जल में अघुलनशील जल में अनायनित होते हैं, आयन नहीं देते हैं। तो देखो आप समस्त गैस, जैसे देखो H2O, N2O, SO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमोनिया, SO3, ठीक है, SO3, आपका चीनी, यूरिया, ग्लूकोस इत्यादि, ETC। कौन कार्बनिक, तो चीनी कार्बनिक नहीं है, यूरिया कार्बनिक नहीं है, ग्लूकोज कार्बनिक है, ये है। ठीक है। तो समस्त गैस जल और कार्बनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, अनायनित होते हैं। तो उसको अणु के रूप में ही रहने देंगे। कंफर्म। नियम संख्या 3,
तीसरा लिखेंगे समीकरण के दोनों तरफ उपस्थित समान पदार्थ के आयनों को काट देते हैं। दोनों तरफ उपस्थित समान पदार्थ के आयनों को काट देते हैं। काट देते हैं यदि वे बराबर संख्या में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार आणविक समीकरण आणविक नहीं आयनिक समीकरण इस प्रकार आयनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन लिखो। निम्न आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलिए। देखो बस कितने नियम याद होना चाहिए? 3 नियम। जैसे देखो यहां पर पहला FeCl3 जो है स्टेनस क्लोराइड से क्रिया करता है तो FeCl2 हो जाता है और प्लस SnCl4 का निर्माण हो जाता है। इस रिएक्शन को लिख लेंगे। यह सब क्या है? अणु है। तो कौन सा समीकरण है? आणविक समीकरण। और इसको किस रूप में लिखना है? आयनिक अवस्था में लिखना है। अब देखो तो पहले क्या लिखेंगे? पहला नियम समीकरण में उपस्थित उस पदार्थ को आयन के रूप में लिखते हैं जो जल में आयनित हो जाते हैं। तो देखो नहीं एक लाइन लिखेंगे। देखो आयनिक अवस्था में लिखने पर केवल लिखेंगे क्या? आयनिक अवस्था में लिखने पर। तो आयनिक अवस्था में देखो लिख रहा है क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है। 3 क्लोरीन है तो 3 माइनस। ये आसानी से आयन में टूट सकता है तो लिखेंगे क्या? 2 गुणा भी करेंगे 2Fe पर 3 प्लस। और क्लोरीन देखो 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा? 6Cl पर माइनस। तो 6 करने 6 माइनस 3 दूनी 6 प्लस। अब इसको देखो इसको भी जल में आयनित है तो क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस तो Sn के ऊपर 2 प्लस। और क्लोरीन 2 है तो 2Cl पर माइनस गिव्स दैट बायां पक्ष हो गया। अब दायां पक्ष। अब देखो यह क्लोरीन के ऊपर कितना माइनस? 1 माइनस 2 है तो 2 माइनस तो यह P के ऊपर 2 प्लस। आपको Fe है तो 2 से गुणा कर देगा। क्लोरीन 2 दूनी 4 तो 4Cl पर 1 माइनस। ठीक है। अब यहां देखो प्लस क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस 4 क्लोरीन है तो 4 माइनस तो Fe के ऊपर कितना प्लस? 4 प्लस। अब प्लस 4Cl पर 1 माइनस। कंफर्म। अब यहां देखो अब यहां पर लेंगे कि दूसरा नियम। अब इसमें दूसरा नियम है उस पदार्थों को छोड़ देते हैं जो जल में आयनित होते हैं। तो सब जल में आयनित है तो दूसरा नियम लगबे नहीं करेगा। और तीसरा नियम होता है उस पदार्थों को काट देते हैं
जो संख्या में बराबर होते हैं वो समान आयन होते हैं। तो देखो यहाँ पर बाबू, क्लोरीन पर माइनस होता है, हाँ समान आयन है। तो 6 क्लोरीन और 2 8 वो क्लोरीन, और देखो 4 करने 4 माइनस 4 करने 4 4 4, तो ये क्लोरीन से क्लोरीन कट जाएगा। यहाँ देखो Fe से Fe कट जाएगा, 2 गो Fe कट जाएगा ना। हाँ ये ध्यान देना है, समान आयन वाला होना चाहिए। हाई देखो हाई Cl माइनस था, लेकिन यहाँ देखो इस Fe पर 3 प्लस, इस Fe पर 2 प्लस। Fe तो बराबर है लेकिन आयन बराबर, इस कारण ही नहीं कि यानी 2Fe से 2Fe काट देना है, ये नहीं करना है। Sn पर 2 प्लस है, इधर Sn पर तो नहीं कटेगा, तो अब उसको उतार करके लिख देते हैं। तो 2Fe पर 3 प्लस धन Sn पर 2 प्लस गिव्स देन Sn पर 4 प्लस धन 2Fe पर 2 प्लस धन Sn पर 4 गो प्लस हो गया। यही आणविक समीकरण किससे बदल गया, आयनिक समीकरण में। ठीक है, तो यही आयनिक समीकरण है। दूसरा देखो, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स देन MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यह पहला नियम क्या है, समीकरण में पदार्थों को आयनिक अवस्था में लिखते हैं। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, आयनिक अवस्था में लिखने पर, तो आयनिक अवस्था में लिखने पर लिख दिया जाए ना। तो अगर आयनिक अवस्था में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज के ऑक्साइड प्रबल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो यह अनायनित अवस्था में होता है, इसको आयन में तोड़ा नहीं जा सकता है, इन्हें जबरदस्ती तोड़ देना, नहीं टूटेगा। तो देखो MnO2 ही रहने देंगे, और इसको अम्ल हमेशा आयनित होता है, अम्ल क्षार हमेशा आयनित होता है। तो कैठो हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस होता है। क्लोरीन कैट हो गया 4 करने 4, तो 4Cl पर माइनस गिव्स दैट। यहां देखिए ये क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, तो Mn के ऊपर 2 गो प्लस। देखो डी ब्लॉक के धातुओं के ऑक्साइड अनायनित होते हैं, सभी के, वो आयन में जल्दी नहीं टूटते हैं। तो डी ब्लॉक का तत्व है मैग्नीज, डी ब्लॉक के धातु के ऑक्साइड अनायनित होते हैं। तो देखो अब यहां पर लेकिन क्लोराइड केवल ऑक्साइड अनायनित होते हैं और सब आयनित होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2Cl पर माइनस। अब बताओ ये क्लोरीन क्या आयनित होते हैं, क्लोरीन गैस है, अभी जस्ट बताए हैं सभी गैसें जल में अनायनित होते हैं, तो क्लोरीन गैस है तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं, Cl2 रहने देंगे। आज जल तो कभी टूटबे नहीं करता जल में, तो इसको भी अणु के रूप में ही रहने देंगे 2H2O। ठीक है, अब इसको घटा उठा देंगे या काट देंगे, तो समान आयनों को काट दिया जाता है। यहां पे देखो बाबू, तो समान आयनों को हम तुरंत क्या कर देते हैं,
काट देते हैं। तो समान आयनों को हम तुरंत काट देते हैं। तो देखो कैसे काटेंगे, इधर 2Cl पर माइनस है, ये +2Cl इधर 4Cl, तो समान तो नहीं है लेकिन घटा सकते हैं। +2Cl पर माइनस, ये कम है ये अधिक है, अगर इसको इधर पक्षांतर करें तो -2Cl पर माइनस हो जाएगा। तो 4Cl में से 2Cl घट जाएगा तो 2Cl, तो क्या हो जाएगा MnO2 प्लस H तो कहीं कटवे नहीं करेगा तो H को रहने देंगे, 4H पर प्लस धन 2 को घट जाएगा ना, इधर आएगा तो 2Cl पर माइनस गिव्स देन Mn पर 2 गो प्लस धन, ये खत्म हो गया, Cl2 प्लस 2H2O। और ये देखो ये संतुलित भी होना चाहिए, यह संतुलित आयनिक समीकरण है। देखो 2Fe एक SN, इसमें भी देखो Mn1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 2 दूनी 4, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ये संतुलित भी होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, यह संतुलित आयनिक समीकरण है। तो संतुलित आयनिक समीकरण है, हो गया। क्या देखो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4, तो प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 प्लस FeSO4 गिव्स दैट, ये बदल जाएगा फेरस फेरिक में, तो Fe2SO4 का होल ट्राइब 6 है, 3 दूनी 6, और आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करेगा, तो K2SO4। अब देखो हाइड्रोजन जो है 14 गो है, 7 गो ऑक्सीजन, तो +7H2O। सल्फेट देखो 3 त्रिके 9, 3 12 और 1 14, यहाँ देखो 7 करने 7 और 6 14, 13, एगो कम हो गया, एगो कम हो गया, और सब परमाणु क्या है बराबर है क्या, तो और सब परमाणु जो है बराबर है, सही है। 3 त्रिके 9, 3 12 और 1 13, और 7 6 13 बैलेंस है, ठीक है। अब ये कौन सा समीकरण है, देखो सब अणु है, सब अणु है, तो कौन सा है आणविक समीकरण, इसको आयनिक समीकरण में बदल लें। तो पहला नियम आयनिक अवस्था में लिखने पर, तो सीधे सीधे लिखेंगे आयनिक अवस्था में, तो आयनिक अवस्था में लिखने पर, तो आयनिक अवस्था में लिख दें। तो देखो पहले है इसको तोड़ा जा सकता है, तो लिखेंगे 2K पर प्लस, देखो बड़ा रिएक्शन होगा छोटा छोटा लिखेंगे 2K पर प्लस, यहां से ही टूटता है अलग, Cr2O7 अलग, ठीक है। तो प्लस Cr2O7 2 गो प्लस, तो इसके ऊपर 2 गो माइनस, खत्म हो गया, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, तो +14H पर प्लस, आधन सल्फेट 7 करने 7, तो 7SO4 पर
2 माइनस। अब देखो सल्फेट के ऊपर 2 माइनस तो Fe के ऊपर 2 गो प्लस, तो कितना हो जाएगा 6 Fe पर 2 गो प्लस धन सल्फेट 6 करने 6 तो 6SO4 पर 2 गो माइनस गिव्स दैन। अब देखो ये 3 दूनी 6 गो है तो 6 Fe फेरिक है तो फेरिक के ऊपर 3 गो प्लस। अब देखो सल्फेट कितना है 3 त्रिके 9 तो 9SO4 पर 2 गो माइनस प्लस। अब क्रोमियम देखो Cr के ऊपर हमेशा 3 गो प्लस होता है। अब को गो Cr है 2 गो Cr है तो 2Cr के ऊपर 3 प्लस और सल्फेट 3 प्लस तो 3 गो माइनस चलिए 3 दूनी 6 गो प्लस और सल्फेट कितना है 3 गो तो SO4 के ऊपर 2 गो माइनस। देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर है। कंफर्म। किसी भी लवण में जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। अब यहां देखो पोटेशियम सल्फेट को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2K पर प्लस धन SO4 के ऊपर 2 गो माइनस। और जल को तोड़ रहे जल अनायनित होता है तो केवल क्या लिखेंगे 7H2O। ठीक है। अब देखो यहां पर अब इसको क्लोज कर लेंगे। अब क्लोज करके उस पदार्थों को काट देते हैं जो संख्या में समान और बराबर होते हैं। तो देखो यहां पर 14H पर प्लस इधर H है नहीं है कटने का दूर दूर तक संभावना। सल्फेट देखो सल्फेट 7 गो और 6 गो कितना 13। इधर देखो 9 गो और 3 गो 9 3 12 और 1 13। इधर 13 सल्फेट है इधर 13 सल्फेट तो सल्फेट से सल्फेट सब कट जाएगा। अब देखो अब 2K पर प्लस है इधर 2K पर प्लस है कट जाएगा। और कुछ कटेगा Cr नहीं कटेगा। अब शेष को उतार लिया जाए तो देखो पहले क्या है Cr2O7 पर 2 गो माइनस प्लस देखो 6Fe पर 2 गो प्लस प्लस 14H पर पॉजिटिव गिव्स दैन। देखो बीच में इधर वाला सब लिख दिए ना अब इधर वाला लिखेंगे 6Fe पर 3 गो प्लस धन 2Cr पर 3 गो प्लस धन 7H2O हो गया। अब इसको देखो संतुलित आयनिक समीकरण होना चाहिए। अगर संतुलित नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ब्लंडर किए तो आपको ब्लंडर नहीं करना है। ठीक है तो गिन लेंगे 2Cr 2 गो Cr दोनों 2 गो Cr और ऑक्सीजन देखो 7 गो और 7 करने 7 गो Fe 6 गो Fe 6 गो हाइड्रोजन 14 गो 7 दूनी तो यही संतुलित आयनिक समीकरण है। संतुलित आयनिक समीकरण है। ठीक है। एक होमवर्क लिख लेंगे लिखेंगे 2KMnO4 2KMnO4 छोटा छोटा लिखिएगा बड़ा है
प्लस 10 FeSO4 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 gives then 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस Fe2SO4 का होल थ्राइस थ्राइस का मतलब 3 प्लस 8H2O प्लस 2 MnSO4 प्लस K2SO4 इसको हम लोग चेंज कर लेंगे और कल हम अगले लेक्चर वीडियो में आयनिक को आणविक में बदलना बताया जाएगा। आज का लेक्चर वीडियो मात्र इतना ही।